हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने से पहले अपन देखते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये क्या होता है देखिए, इसको समझने के लिए हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक बॉय और एक गर्ल है और उनके हाथ में रस्सी, एक तो कौन है बॉय है और एक कौन है गर्ल, और वो दोनों इस रस्सी को लेकर बैठे। और मान लो यहाँ पे ये जो भी एक बॉय का हाथ जो भी ऐसे इन्होंने इसको पकड़ के ऐसे बैठे हो, इन्होंने इसको यहाँ से इसका जो भी यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। और ये क्या करें, दोनों इसके ऊपर ऐसे मतलब ऐसे झटके लगा रहे हैं, ऐसे पल्स बना रहे हैं, यानी इसके ऊपर वेव्स बना रहे हैं, तरंगे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये तरंग इन्होंने बनाई और इन्होंने तरंग ऐसे बनाई। इन्होंने तरंग मान लो, इन्होंने जो तरंग बनाई है वो कुछ मान लो इन्होंने तरंग कुछ ऐसे बनाई है, ठीक है। इसको मान लो तो तरंग एक वेव फर्स्ट और वेव सेकंड मान लो। इसके दौरान अब देखिए ये कहीं यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ पे कोई कण है, एक पार्टिकल है इस माध्यम का, जो इन दोनों तरंगों के बीच में फंस गया, इन दोनों तरंगों के बीच में फंस गया। अब देखिए ये तरंग को मान लो ऊपर ले आना चाहती है और मान लो ये तरंग को नीचे लाना चाहती है, तो जाएगा ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मैं आपकी दोनों की थोड़ी थोड़ी बात मान लेता हूँ कि तुम मेरे को ऊपर लेके चल रही है तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, और आप मेरे को नीचे ला रहे हो तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यानी मैं दोनों को बराबर से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यही है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कि जब कोई मान लो कोई पार्टिकल का नाम देते हैं काड़ूबाका, क्या नाम देते हैं काड़ूबाका, दो तरंगों के बीच में फंस जाए तो उसका क्या होगा, वो किधर जाएगा। तो इसी को बताने के लिए अपने पास है अध्यारोपण का सिद्धांत कि काड़ूबाका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे। इसी बात को हम शब्दों में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा तो ये तो मैंने आइडिया दिया आपको, थोड़ा सा कोशिश की, आइडिया देने की कोशिश की। तो परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी कण पर एक साथ पहुंचती है। क्या बोला मैंने, पहले डेफिनेशन आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, परिभाषा नोट कीजिए, समझाते धीरे धीरे, इससे तो मेरे साथ समझ आपको आ गया होगा क्योंकि आपने 11वीं क्लास में भी ध्वनि का व्यतिकरण पढ़ा हुआ होगा। तो क्या कहेंगे, जब परिभाषा लिखिए, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तरंगे, अब वो ध्वनि तरंगे भी हो सकती है, वो प्रकाश तरंगे भी हो सकती है। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी कण पर, मीडियम में किसी पार्टिकल पर, माध्यम के किसी कण पर एक साथ पहुंचती है, किसी कण पर एक साथ पहुंचती है, मानो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, किसी कण पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन, तो कण का परिणामी विस्थापन को मैंने यहाँ मान लिया कि वो वाई वेक्टर है। कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। ये तो इसके अध्यारोपण सिद्धांत की परिभाषा। जैसे मान लेते हैं कि यदि, जैसे हम मान यदि y1 वेक्टर कोमा y2 वेक्टर कोमा डैश 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 yn वेक्टर किसी समय कण पर तरंग एक कोमा तरंग दो व एनवी तरंग, पहली तरंग ऐसे तरंग, किसी समय कण पर पहली तरंग कोमा दूसरी तरंग, कोमा व एनवी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन है, एनवी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन है तो कण का परिणामी विस्थापन है, तो कण का परिणामी विस्थापन कुछ नहीं करना, सबको जोड़ लीजिए, सबको, लेकिन जोड़ना कैसे, सबका सदिश योग करना है। y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस कहां तक yn वेक्टर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या कि जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी कण पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणाम विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। अपन ने मान लिया किसी टाइम t पर किसी माध्यम किसी कण पर जो पहली तरंग द्वारा विस्थापन y1 है, दूसरी तरंग द्वारा विस्थापन y2 है,
तीसरी तरंग द्वारा विस्थापन y3 है, ऐसे yn है, तो नेट कितना आएगा, सबका वेक्टर सम क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे मान लो आप यहाँ से बना लीजिए, आगे में चलो एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास पहली तरंग है, मान लो आपके पास कोई पहली तरंग कुछ ऐसे है, कैसे है पहली तरंग कि मान लो आपके पास पहली तरंग, आप ऐसा कि भाई नोट कीजिए, ये परिभाषा नोट कर लीजिए आप, मैं इसको परिभाषा पोज करके नोट कर लीजिए, जिससे मेरे पास जगह मिल जाए, जिससे हम डायग्राम अच्छे से समझा सकूं। हो गया यहाँ पे परिभाषा सिंपल सी है कि जैसे वही बॉय और गर्ल का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे एक बॉय बैठा है और यहाँ पे गर्ल्स बैठी है, दोनों रस्सी को झटका लगा रहे थे और इनके बीच में काल्पनिक नाम का पार्टिकल कण फंस गया, ये ऐसे तरंग बना रहा है और मान ये ऐसे तरंग इसके ऊपर बना रहे हैं, तो कहाँ जाए चालू होगा, तो ये इसका भी कुछ विस्थापन लेगा, इसका भी कुछ विस्थापन लेगा और ये अपनी जगह ढूंढ लेगा। तो देखिए आपने परिभाषा नोट कर ली होगी, तो पॉज करके नोट कर लिया, ओके। इसको यहाँ से डेफिनेशन को यहाँ से हटा रहा हूँ। चलिए अब देखिए डायग्राम को समझिए कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा है। तो मान लो अपने पास एक कोई पहली तरंग है, इधर में फर्स्ट वेव, पहली तरंग फर्स्ट वेव, मान लो पहली तरंग कुछ यहाँ अपने पास ऐसे, पहली तरंग मान लो अपने पास ऐसे अपन ऐसा, ठीक है, ज्यादा बड़ा कितना लेते हैं, पहली तरंग ये है, और मान लो आपके पास जो दूसरी तरंग है वो आपके पास कुछ मान लो, दूसरी तरंग आपके पास मान लो कुछ ऐसे, ठीक है, दूसरी तरंग भी कुछ ऊपर ही है, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो इनका परिणामी तरंग क्या बनेगा, परिणामी तरंग क्या है कि देखिए ये भी ऊपर जा रही है और ये भी ऊपर जा रही है, दोनों क्या है, सेम छेदन है, इसको बोलते हैं समान क्रम, क्या बोलते हैं, सेम छेदन समान क्रम है। तो रिजल्टेंट परिणामी तरंग क्या आएगी, परिणामी तरंग आएगी इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का देखिए ये ताकत है, ये ताकत ये होगी और भी बड़ी, इस चीज को बोलते हैं सेम फेज, क्या बोलते हैं, समान कला बोलते हैं। चलो उल्टा लेते हैं, ये मान लो ये आपका फर्स्ट लेवल पहली तरंग है, ये मान लो ये कुछ ऐसे, दूसरे मान लो कुछ आपकी ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे आएगी, तो इनका परिणाम क्या है, इनका परिणाम तरंग कैसा बनेगा, तो इनका परिणाम तरंग आएगा कुछ ऐसे नीचे की ओर, बहुत बड़ा नीचे की ओर, ये प्लस ये दोनों सेम फेज में, यदि किसी टाइम टी पर किसी इंस्टेंट पर नीचे, यदि किसी इंस्टेंट पे नीचे, तो दोनों ऐड हो क्या बनेगा, दोनों का ये प्लस ये दोनों को ऐड किया। चलिए आगे और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपके पास एक वेव, एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, और मान लो आपके दूसरी तरंग ये है, इस बार देखिए इनको बोलते हैं अपोजिट फेज, क्या बोलते हैं, अपोजिट, विपरीत कला, विपरीत, जिस टाइम ये ऊपर है उस टाइम ये नीचे, इनके जो फेज डिफरेंस एक तरह से पाई या पाई का ऑड मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इन दोनों की परिणामी तरंग बनाओगे तो आएगी ऐसी, कैसे आएगी, ऐसी, क्या बात समझ में आ गई, ये दोनों है, इसको बोलते हैं विपरीत कला, इनको बोलते हैं समान कला, जिस टाइम ये नीचे उस टाइम ये भी नीचे, तो दोनों ऐड होगी, दोनों क्या हो गई, ऐड, जिस टाइम ये ऊपर उस टाइम ये ऊपर, दोनों क्या हो गई, जुड़ गई। लेकिन यहाँ पे दोनों जिस टाइम ये ऊपर उस टाइम ये नीचे, तो दोनों क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हुई, घट होगी। मतलब क्या है कि अगर दोनों तरफों पे अगर तरंग से मिलता है, तरंग क्या होता है, जैसे ये आपकी वेव है, इसको बोलते हैं तरंग, इसको बोलते हैं गरज। यदि तरंग से मिल रहा है या गरज से मिल रहा है तो जुड़ जाएगा, और अगर तरंग के साथ गरज मिल रहा है तो घट जाएगा। इसको हम क्रियस बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रियस, CREST, इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, क्लियर। तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आगे डायग्राम बना लीजिए, पहली तरंग, दूसरी तरंग और परिणामी तरंग, अगर सेम फेज में समान कला में मिली तो जुड़ गई, ये समान कला जुड़ गई, लेकिन विपरीत कला में मिली तो घट गई, इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। सिंपल सी बात है कि दो या दो से अधिक तरंगें मिलेगी तो नेट इफेक्ट क्या होगा, परिणामी तरंग क्या होगी, वो अपन कहां से निकालते, अध्यारोपण के सिद्धांत से। आगे हम आते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इससे पहले आपने 11th क्लास में इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण आपने पढ़ रखा होगा। तो व्यतिकरण का मीनिंग है सिंपल सा, तरंगों का मिलना ही क्या है, व्यतिकरण। अब फिर अध्यारोपण क्या, कंफ्यूजन होगा कि अध्यारोपण क्या है, तो तरंगों का मिलना व्यतिकरण है, और तरंगों को मिलने के बाद परिणामी तरंग का विस्थापन या आयाम निकालना, परिणामी तरंग का विस्थापन निकालना वो अध्यारोपण है। तरंगें मिली,
मिलने के बाद जो नेट इफेक्ट है विस्थापन निकालेंगे वो अध्यारोपण है। ठीक है, तो आगे आप हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग तो प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ने से पहले, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ने से पहले हम 2-4 बातें पढ़ते हैं। कला क्या होती है, कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है। तो आगे हेडिंग लगा लीजिए कला। ऐसा लिखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहले अपन बात करते हैं कला क्या होती है, फेज होता है। कला क्या होती है, फेज क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए फेज, कला। क्या लिखोगे, सम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उसमें हम पहली बात करते हैं कला की। किसकी बात करते हैं, कला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेज। तो देखिए तरंग के विस्थापन समीकरण में, आपने तरंग का विस्थापन समीकरण पढ़ा होगा। ऐसा करते हैं y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, या a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, जहां या ऐसा सिंपल a sin ओमेगा टी, या फिर a cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी प्लस ऐसा अपन समीकरण पढ़ते हैं। आपने इसको इलेवन क्लास में ड्राइव भी किया होगा। वैसे ये होता है प्लस एक्स में चलने वाले तरंग का समीकरण, ये होता है माइनस एक्स में चलने वाले तरंग का समीकरण। इसकी बात आप छोड़िए, आप याद रखिए ये कोई तरंग का विस्थापन, ये किसी तरंग का विस्थापन समीकरण, तरंग का विस्थापन समीकरण है। तो देखिए इसमें जो ये साइन और कोस के जो आगे होता है, ये साइन और कोस के जो आगे लगा होता है, ये इसको ही बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं, कला। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फेज। ये क्या हो गई कला, ये क्या है कला, ये क्या है करंट। साइन और कोस के यानी किसी तरंग के विस्थापन समीकरण में जा या कोजा, जा मतलब साइन, जा साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं, और कोस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोजा बोलते हैं। ठीक है, तो जा या कोजा के कोणांक को या कोण को क्या बोलते हैं, कला। तो लिख लीजिए बात, क्या किसी तरंग के ये है तरंग का विस्थापन समीकरण। तरंग के विस्थापन समीकरण में, तरंग के विस्थापन समीकरण में, तरंग के विस्थापन समीकरण में जा मतलब साइन, या कोजा, कोजा मतलब कोस, कोजा मीन्स कोस के कोणांक, कोणांक मतलब सिंपल कोणांक को ही क्या बोलते हैं, को ही कला कहते हैं। कला इंग्लिश में बोलते हैं फेज, कला कहते हैं। जैसे आपके पास लिखा फॉर एग्जाम्पल y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के, जहां पे a को बोलते हैं आयाम, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती, और k को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं तरंग संख्या, तरंग संचरण नियतांक, जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है। वही बात हम करेंगे। तो यहाँ पे कला क्या है, तो यहाँ पे कला है ओमेगा टी प्लस के, इसको बोलते हैं फेज। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कला, बोलते हैं फेज बोलते हैं। जैसे मान लो y बराबर a cos ओमेगा टी, तो यहाँ पे कला किसकी है, तो यहाँ पे कला है ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन, तरंग के विस्थापन समीकरण में जो साइन और कोस के आगे जो बैठा होता है वही कला होती है, वही फेज होता है। आगे बात करते हैं कलांतर की। इसकी बात करते हैं कलांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, यानी फेज का अंतर, कलाओं का अंतर, कलाओं का अंतर डिनोट किससे करते हैं, फाई से या डेल फाई से। अपन किससे दिखाएंगे इसको, फाई से। किस दिखाएंगे, फाई से। तो ये क्या होता है, कलाओं का अंतर। क्या करोगे, ठीक, दो यानी कलाओं के अंतर को क्या बोलते हैं, कलाओं के अंतर को बोलते हैं कलांतर। क्या बोलेंगे, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। दो तरंगों की कलाओं की, दो तरंगों की कलाओं के अंतर को, जो सिंपल सी बात है, इस तरह की कला ये है, मान इस तरह की कला ये है, और इस तरह की कला ये, इन दोनों तरंगों की कलाओं के अंतर को क्या बोलेंगे, कलांतर। क्या लिखेंगे, दो तरंगों के परिभाषा लिखिए साथ साथ, दो तरंगों के कलाओं के अंतर को, दो तरंगों के कलाओं के अंतर को ही क्या बोलते हैं, कलांतर। दो तरंगों के कलाओं के अंतर को ही कलांतर कहते हैं। कला का अंतर, किसका अंतर, कलांतर मीन्स कला का अंतर, कला प्लस अंतर, फेज का डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक अपने पास इक्वेशन मान लेते हैं अपन, y = a sin ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं के x1, मान लेते हैं प्लस के x1, या मान लेते हैं यहाँ पे ओमेगा 1t मान लेते हैं। और दूसरी वही इक्वेशन है, उसको मान लेते हैं a1 मान लेते हैं, y2 बराबर मान लेते हैं a2 sin ओमेगा 2t प्लस के x2। अब यहाँ से कोई आपसे पूछे कलांतर क्या होगा, इन दोनों के मध्य कलांतर यानी फाई क्या है,
तो आप क्या कीजिए, इसमें से इनका अंतर निकाल लीजिए। तो इसमें से इसको बड़े दूसरे में से पहले को उठा लो, तो क्या आएगा, ओमेगा 2t प्लस के एक्स टू में से माइनस कर दीजिए ये वाला ओमेगा 1t प्लस के एक्स वन। ठीक है, अब इसको साथ लिखिए, ओमेगा 2t प्लस और ओमेगा 1t, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, तो इन दोनों से यानी 5, इन दोनों से t, इससे और से t कॉमन है, क्या बनेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू में t प्लस यहाँ से और यहाँ से k कॉमन, यानी k x2 माइनस x1। ये होगा इनकी फेज का डिफरेंस, ये आ गया इनका फेज का डिफरेंस। इनके जो कलाओं का अंतर उसे क्या बोलते हैं, कलांतर। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू a cos ओमेगा t, और मान लो y2 बराबर मानते हैं a cos ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ कलांतर कितना है, तो इसमें इसको घटा लीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ओमेगा 2t प्लस 5 में से ओमेगा t को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना आएगा, वो सिर्फ 5। मतलब इनका जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी पथांतर, इसकी बात करेंगे आगे। यहाँ तक नोट कर लिया होगा मैंने, मेरे हिसाब से आपने नहीं किया तो वही आप पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे, आगे लिखिए पाथ डिफरेंस पथांतर। पाथ डिफरेंस पथांतर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, पथों का अंतर। किसका, पथों का अंतर। एक इसको रब कर दे, चलिए हो गया यहाँ तक। कला समझ में आ गई, साइन या कोस के आगे जो बैठा है वही कला है। कलांतर, उन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तरंग में जो तरंग के दो तरंगों की कलाओं का अंतर ही क्या कहलाएगा, कलांतर। आगे लिखिए पथांतर, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगला टॉपिक अपन लेते हैं, पाथ डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पथांतर। तो नेक्स्ट लिखिए पथांतर, क्या लिखोगे, पथांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ का, रास्ते का अंतर, पाथ डिफरेंस दिखाते किससे, डेल एक्स से। किसे दिखाते हैं, डेल एक्स। लिखिए, जब दो तरंगों के मध्य, दो तरंगों की पथों की लंबाइयों के अंतर को, दो तरंगों की पथों की लंबाइयों के अंतर को देखिए, लिखिए इसकी परिभाषा पहले, दिखाते किससे, डेल एक्स से। होता है क्या है, पथांतर। लिखिए, दो तरंगों के पथों की, दो तरंगों के पथों की लंबाइयों के अंतर को, दो तरंगों के पथों की लंबाइयों के अंतर को पथांतर कहते हैं, पथांतर कहते हैं, पथांतर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने पास एक कोई तरंग ऐसे चल रही है, मान लो कोई तरंग है, और दूसरी तरंग मान लो आपके पास ऐसे चल रही है। ठीक है, ऐसे चल रही है, तो इनका पथांतर क्या हो गया, देखो इस तरंग यानी मान लो तरंग, ये वेव फर्स्ट आपकी, और आपकी मान लो वेव सेकंड है, तरंग फर्स्ट और तरंग सेकंड। तो हुआ क्या, तरंग सेकंड ने, वेव सेकंड ने इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय की, इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय किए, इसे बोलते हैं पथ का अंतर, रास्ते का अंतर। ये हो गया पाथ डिफरेंस, इसका बोलेंगे पाथ डिफरेंस का पथांतर। क्लियर यहाँ तक। आगे सिंपल सी बात थी, दो तरंगों के पथों, दो तरंगों के पथों की लंबाइयों के अंतर को, पथों की लंबाइयों के अंतर को। आगे से मैं मान लो इस यानी वेव सेकंड ने, दूसरी तरंग ने इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय किए, इसे बोलते हैं पथांतर। क्या बोलते हैं इसे, पथांतर। क्लियर हो गया मेरे साथ, समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात थी। आगे बात करते हैं, कलांतर व पथांतर में संबंध क्या होता है। कलांतर व पथांतर में संबंध, कलांतर व पथांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इनमें अपने को फाई और डेल एक्स में क्या डिफरेंस है वो निकालना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसा याद कर लीजिए, फाई इज इक्वल टू के डेल एक्स, फाई इज इक्वल टू के डेल एक्स, या तो याद कर लीजिए, इसको वर्ष में याद करना है, तो ऐसे लिखोगे, फाई क्या होता है, पथांतर, सॉरी फाई क्या होता है, कलांतर, फाई क्या होता है, कलांतर, और के होता है 2 पाई बाई लेमडा। ये आप लेवल क्लास से जानते होंगे, के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, जहाँ पे लेमडा क्या है, तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ पे क्या लाइट है, प्रकाश है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी, कि प्रकाश भी तो क्या अपनी, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो तरंग है ना। तो के बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, जहाँ पे डेल हम क्या बोलते हैं,
पथांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथांतर। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आ गया, कलांतर बराबर 2π/λ इन में होता है पथांतर। कलांतर बराबर 2π/λ इन में क्या आता है? पथांतर आता है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्लियर? यहाँ तक कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। आगे बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, कला समझ स्रोतों की बात कर लेते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज या कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण होने के लिए जो भी प्रकाश स्रोत है वो कला संबद्ध होना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखिए आप हेडिंग, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज। मैं यहाँ तक हटा दूं, रब कर दे यहाँ तक, क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? क्या आ गया? देखते हैं अभी। कला संबद्ध स्रोत। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है कला संबद्ध स्रोत। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट, कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट सोर्स। ये क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा, एक मिनट। कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत देखिए वो होते हैं, कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके मध्य, जिनमें किसी बिंदु पर, कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत है जिनमें किसी बिंदु पर कलांतर, जिनमें किसी बिंदु पर कलांतर या तो जीरो यानी कला का कोई अंतर हो ही नहीं। कला का कलांतर समझ गए? अभी बताया था कला का अंतर हो ही नहीं। अगर कलांतर है भी तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, वो टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए कि टाइम चेंज होने पर कला में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं, ऐसे स्रोत को बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। या शॉर्ट में बोलूं तो कला संबद्ध स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी समान होती है, आवर्ती बराबर होती है। तो पहले जो मैंने बात बोली उसको शब्दों में लिखते हैं, आप मेरे साथ लिखिए, आपको समझ आएगा। देखिए क्या लिखेंगे, लिखिए परिभाषा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा समझने का पार्ट, दोनों इसमें मिक्स है। तो लिखिए कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं, वे स्रोत होते हैं जिनमें किसी बिंदु पर कलांतर शून्य हो, यानी कोई कला का अंतर हो ही ना, कलांतर शून्य हो, या कलांतर समय के साथ, या अगर कला का अंतर है भी तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, या कलांतर समय के साथ, या कला का अंतर हो गया, पहले बात होना चाहिए, हो तो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। कलांतर समय के साथ नियत रहे, कलांतर समय के साथ नियत रहे, कांस्टेंट रहे, कलांतर समय के साथ नियत रहे, कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत ऐसे को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। तो देखिए इसको मैं समझा कहूँ, कला संबद्ध स्रोत का सिंपल सा मीनिंग है कि आवर्ती सेम होनी चाहिए। कैसे? मान लो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास मान लो एक तरंग है जिसका समीकरण है, मान लेते हैं समीकरण से जो भी तरंग है समीकरण A1, इसको मैंने बोल दिया A1 sin ω1t प्लस kx1, ω1t प्लस kx1, ये किसी तरंग का समीकरण है। इसी बार मैं मानो दूसरी तरंग है जिसका विस्थापन समीकरण है y2 बराबर A2 sin ω2 मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया, ω2t प्लस kx2, जहाँ पे x और x2 क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, करेक्ट है। तो आप उसको छोड़िए, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती, क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्ती बोलते हैं। और क्या आपका होता है वेव प्रोवेंस, तरंग संचरण नियतांक, की वैल्यू 2π/, ये होता है तरंग संचरण नियतांक, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू 2π/λ। और यहाँ पे x1 x2 क्या हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये है तरंग का विस्थापन, ये कण का विस्थापन, क्योंकि आपको पता है तरंग बहुत सारी सरल आवर्त गतियों से, तरंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम, बहुत सारी एसएसएम सरल आवर्त गतियां मिलकर ही तरंग बनाती है। तो आपका 11th का बेस्ट है, ठीक है। और टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे टाइम है,
और x यहाँ पे क्या है, कर्ण का विस्थापन। किसका विस्थापन है, कर्ण का विस्थापन है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ कलांतर की तरह, यहाँ अगर मैं कलांतर की बात करूं फाई की, तो क्या निकालते हैं, इन दोनों की कलाओं का अंतर है, ये माइनस ये अभी बताया था कलांतर निकालना, तो क्या आएगा ओमेगा 2t प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा 1t प्लस के एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो क्या आएगा देखिए, फाई बराबर अपने को मिल रहा है, फाई बराबर इसको साथ कीजिए ओमेगा 2 के साथ ओमेगा 1, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू में टी प्लस यहाँ के एक्स टू, इधर माइनस आएगा तो के बाहर आ गया, के को लिया बाहर, के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ गया बाद इनके बीच में कलांतर, यानी कि इनका आ गया कलांतर। अभी देखिए ये जो कलांतर आया है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करे, यहाँ पे इस फंक्शन में टाइम का टर्म टी आ रहा है, यानी जो कलांतर आ रहा है वो समय के साथ डिपेंड कर रहा है, यानी ये दोनों सोर्सेस, इन दोनों, यानी मान लो किसी स्रोत से ये तरंग निकल रही है जिसका विस्थापन समीकरण ये है, और किसी दूसरे स्रोत से जो तरंग निकल रही है उसका विस्थापन समीकरण ये है, तो ये जो दोनों सोर्सेस से तरंग निकल रही है, दोनों स्रोतों से तरंग निकल रही है, वो कोहेरेंट नहीं है, कला संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कलांतर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा कि कला संबंध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें या तो कलांतर जीरो, कलांतर शून्य हो, या कलांतर समय के साथ नियत रहे। तो यहाँ पे कलांतर समय के साथ नियत नहीं है, क्योंकि जैसे ही टाइम चेंज होगा वैसे ये फाइव यानी इसका कलांतर फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें टाइम की टर्म नहीं आई, ये टाइम की टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाए तो अपन क्या कर लेते हैं, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, यदि ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, तो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, जैसे ही आपने ओमेगा 2 को ओमेगा 1 के बराबर किया या ओमेगा 1 को ओमेगा 2 के बराबर किया, जैसे ही बराबर किया ये टर्म जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, यानी ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी फायदा क्या हो गया, सोर्स क्या हो गया, कला संबंध स्रोत। यानी कला संबंध स्रोत वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम, ये भी बोल सके। कला संबंध स्रोत के लिए आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों की सेम होगी, आवर्ती क्या होगी, सेम। आवर्ती हुई तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती होती है। तो देखिए यहाँ पे तो अपन लिख सकते हैं कला संबंध स्रोत के लिए, कला संबंध ऐसा लिख सकते हैं, कला संबंध स्रोत के लिए, कला संबंध कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, कला संबंध स्रोत के लिए क्या बोल सकते हैं, आवर्ती समान होनी चाहिए। आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान, मतलब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, क्योंकि ओमेगा कोणीय आवर्ती होती है, ये रिलेट आवर्ती से किस प्रकार संबंधित है, या हमने पढ़ा है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी पढ़ा होगा, या ओमेगा बराबर 2 पाई बाई एफ पढ़ा होगा। एफ क्या होता है, 1 बटा टी, टी वाला जहाँ पे आवर्त का होता है और एफ क्या होती है, आवर्ती। तो आप इसको यह होता है ओमेगा का फॉर्मूला, ये बात आप साइड में लिख देना। ठीक है, तो कला संबंध स्रोत के लिए आवर्ती का अंतर समान, जैसे समान हुआ देखिए क्या आ गया, फाई बराबर के डेल एक्स, फाई बराबर के डेल एक्स, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया कि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कलांतर और पथांतर में संबंध का, वो कला संबंध स्रोत के ही लिखवाया था अभी। तो फाई बराबर के डेल एक्स। क्लियर, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम प्रकाश के विषय में बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए एक बार, पानी पी थोड़ा। चलिए यहाँ तक, चलिए आगे बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का सिंपल सा मीनिंग है तरंगों का मिलना, और मिलने के बाद जो काम करेगा वो कौन सा, अध्यारोपण अपना। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। इतनी बातें मेरे साथ सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे हैंड डाल लीजिए, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवा दूं पहले, फिर समझाते हैं। जब परिभाषा होती है, जब समान आवर्ती की दो कला संबंध तरह की, दो समान आवर्ती जिनके मध्य कलांतर शून्य हो
या समय के साथ नियत रहे दो तरंगे एक ही दिशा में संचित होती है या गमन करती हुई अध्यारोपित होती है, तो उनके अध्यारोपण के बाद जो तरंगे बनती होती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा आगे, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, एक बार समझाते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, समझाते हैं एक बार। तो लिखिए, जब समान आवर्ती की दो तरंगे, ज्यादा हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके मध्य कलांतर शून्य या समय के साथ नियत रहे, यानी अपने क्या कर दिया, तरंगे क्या होनी चाहिए? कला संबंध होनी चाहिए, कोरेंट होनी चाहिए। देख लीजिए, लाइन लिखिए, जिनके मध्य कलांतर शून्य या समय के साथ नियत रहे, मतलब वो सोर्सेज कैसे होने चाहिए जिनसे तरंग आ रही है? कला संबंध होने चाहिए। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनके मध्य कलांतर शून्य या समय के साथ नियत रहे एक ही दिशा में, आगे क्या लिखा? समय के साथ नियत रहे एक ही दिशा में गमन करती है मीन्स आगे बढ़ रही है, संचित हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, कुछ ही बोल लीजिए। एक ही दिशा में गमन करती है मतलब आगे बढ़ रही है, गमन करती है। तो इनके अध्यारोपण के कारण, तो इनके वो अध्यारोपित होगी, एक दूसरे से मिलेगी, तो इनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम जो भी मीडियम, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा, बिल्कुल चमकीला, पर किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, वह किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। कहीं पे अधिकतम बहुत ज्यादा चमकीला और कहीं पे बिल्कुल अंधकार। किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, जहां तीव्रता अधिकतम होती है उसे संकोची व्यतिकरण बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तीव्रता अधिकतम है, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब फिर से व्यतिकरण अपने पास कितने प्रकार है? दो प्रकार है। किसके आधार पर? तीव्रता के आधार पर। क्या परिभाषा की है? तो जब समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके मध्य कलांतर शून्य है या समय के साथ नियत रहे एक ही दिशा में गमन करती है या संचित होती है, तो इनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो आगे जहां पर तीव्रता अधिकतम तरंग के समय समान कला में मिलेगी, तो आगे लिखिए व्यतिकरण। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, तो आगे लिखिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर यहाँ तक? जहां पे देखिए, जहां तरंगे समान कला में मिलती है उसको बोलते हैं समपोषी, और जहां तरंगे विपरीत कला में मिलती है उसको बोलते हैं विनाशी। तो आगे लिखिए इसके बारे में, समपोषी व्यतिकरण के बारे में पहले लिख लेते हैं। इसके बारे में लिखिए, जहां तरंगे या जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती है, जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में
मिलती है, समान कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर कितना होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री या पाई का समगुणज, या पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का समगुणज, समगुणज समझते हो, उसका इवन मल्टीपल, जैसे पाई का समगुणज में लिखूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, these are the even multiples of पाई। ये पाई की क्या है समगुणज है, पाई की क्या है समगुणज, यानी जहां जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर 0 डिग्री या पाई का समगुणज, इसको लिखने का तरीका होता है मैथ के हिसाब से 2n पाई। अगर आप n का मान 0 रखोगे तो 0, n का मान 1 पुट किया तो 2 पाई, n का मान 2 पुट किया तो 2 टू द 4, 4 पाई, n का मान 3 पुट किया 2 3 द 6 and 6 पाई। तो क्या लिखा है, जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर 0 डिग्री या पाई का समगुणज होता है, तो वहां किसका नाम होता है, वहां समपोषी व्यक्तीकरण, वहां समपोषी व्यक्तीकरण का निर्माण होता है, समपोषी व्यक्तीकरण का निर्माण होता है, तथा प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, तथा प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मोर, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समपोषी व्यक्तीकरण बोलते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनाशी व्यक्तीकरण। तो आगे लिखिए नंबर 2 पे विनाशी व्यक्तीकरण, विनाशी व्यक्तीकरण, और इसको बोलेंगे अपन क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका उल्टा होगा, जहां जिस बिंदु पर तरंगे अपोजिट फेज में, किसमें, यहाँ किसमें थी समान कला में, अब किसमें मिलेगी विपरीत कला में। तो जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर पाई या पाई का विषम गुणज, वहां पे क्या बोलेंगे पाई का विषम गुणज। तो लिखिए परिभाषा, जिस बिंदु पर आगे लिखिए इसमें, जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर पाई या पाई का विषम गुणज, और मल्टीपल्स ऑफ पाई, विषम गुणज पाई या पाई का विषम गुणज। तो इसको मैथ में लिखने का जो तरीका होगा वो होगा 2n-1 पाई, 2n-1 पाई, जहां पे n को 1 2 3, अगर आप इसमें n का मान 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 -1 पाई आ जाएगा, 2 रखा 2 जा 4 -1 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17, 19, 21, 23 एंड सो ऑन। समझ आ गया। जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती है, अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर पाई या पाई का विषम गुणज होता है, पाई या पाई का विषम गुणज, ध्यान देना विषम गुणज होता है, विषम गुणज यहाँ पे, वहां पे समगुणज, तो यहाँ पे पाई या पाई का विषम गुणज होता है। तो वहां क्या होगा, तो वहां विनाशी व्यक्तीकरण का निर्माण होता है, वहां विनाशी व्यक्तीकरण का निर्माण होता है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता क्या होगी अधिकतम की न्यूनतम। तो विनाशी व्यक्तीकरण लाइट बहुत कम, यानी अंधकार एक तरह से, तो क्या होगा, तथा प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस, तो तथा प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तथा प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, विनाशी व्यक्तीकरण बोलते हैं। तो ये तो हो गया व्यक्तीकरण के प्रकार। आगे बात करते हैं व्यक्तीकरण होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए। तो व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक तथ्य। मेरे साथ समझ में आ रहा होगा, पूरी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें याद समझ में आना चाहिए। थोड़ी क्या समझने मतलब समझने की थ्योरी है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं थोड़ी सी मार्कर में ही डाल देता हूँ। आगे हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यहाँ से इसको हटा दिया जाए। ठीक है, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं क्या तो भी अभी भी आपका टाइम है। चलिए आगे लिखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो क्या हुए, लिखिए आपने प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें किसके लिए, व्यतिकरण के लिए। तो पहली बात, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, मतलब उनके मध्य कालांतर या तो जीरो रहे या टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो पहली कंडीशन है, दोनों प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश तरंगे आके मिल रही, तो मान लो दो बल्ब, एक बल्ब वो एक बल्ब ये, दोनों से लाइट आके मिलेगी, तो दोनों क्या होना चाहिए, कला संबंध होना चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। तो क्या होंगे कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात उनके मध्य कलांतर शून्य या तो कलांतर जीरो या समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दोनों तरंगों की आवृत्ति, दोनों स्रोत तरंग आ रही है उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए और तरंग दैर्ध्य भी समान होनी चाहिए। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान होने का फायदा ये कि अगर जो प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा, एक वर्णीय हो जाएगा, सिंगल कलर ऑफ लाइट बन जाएगी, एक कलर की लाइट आपकी बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आगे लिखिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति, दोनों तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य वही वेव लेंथ लैम्ब्डा व तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य फिक्स करने से आपकी जो लाइट है वो बन जाएगी मोनोक्रोमेटिक, यानी एक वर्णीय सिंगल कलर ऑफ लाइट, एक सिंगल कलर की लाइट बन जाएगी। तीसरी बात, जो आपके पास जो संकीर्ण है, जो छिद्र है, वो क्या होना चाहिए, पास। अभी वाईडीएस की बात करेंगे, वहां पे दो चीजें होते थे ऐसे। तो ये जो दोनों स्लिट्स है वो अत्यंत संकीर्ण, बहुत छोटी होनी चाहिए, मतलब बहुत पास में होनी चाहिए। बहुत पास मतलब अप्रोक्स 1 mm to 2 mm, 1 mm to 2 mm बोला है, mm, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पास में होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पास में होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पास में होने चाहिए, ठीक है। या दोनों संकीर्ण, दोनों तरंगों में चौड़ाई बहुत कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट, दोनों के मध्य आयाम, दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। जरूरी बराबर हो, कोई जरूरी नहीं, लगभग में काम आपका चल जाएगा। दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। और नंबर 5, दोनों तरंगों के मध्य पतांतर बहुत अधिक नहीं होना, पतांतर हो लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य पतांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों तरंगों के मध्य पतांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 6 पे, यदि आपकी प्रकाश तरंगें ध्रुवीत है तो उनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए, अन्यथा आपको प्रकाश की तीव्रता एक समान मिलेगी। तो आगे लिखिए, यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित है, यदि प्रकाश तरंगे
ध्रुवित है तो उनके प्रकाश का ध्रुव पढ़ेंगे अभी। यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित है तो उनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए, उनके ध्रुवण तल एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। अन्यथा प्रकाश की तीव्रता, अन्यथा प्रकाश की तीव्रता आपकी एक समान होगी। अन्यथा प्रकाश की तीव्रता, अन्यथा प्रकाश की तीव्रता, अन्यथा प्रकाश की तीव्रता एक समान होगी, अन्यथा प्रकाश की तीव्रता एक समान होगी। तो कुछ बातें और जैसे आपकी बुक में साथ आपको लिखेंगे, आप वहां से ये थोड़ी आप पढ़ लोगे। देखो पहला आपने क्या लिखा कि दोनों प्रकाश स्रोत क्लास में लिख लिया आपने, दोनों तरंगें आवर्ती और तरंगें बराबर लिख लिया आपने दोनों। और एक काम की बात जो भूल गए यहाँ पे साफ बात, दोनों अपनी बात एक ही दिशा में, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक दिशा में चलनी चाहिए, नहीं तो मिलेगी नहीं। अगर मान लो एक उधर जा रही है, उधर कहीं मिलेगी नहीं, तरंगों को मिलना है तो उनको एक दिशा में चलना पड़ेगा, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है और ये जो पॉइंट थोड़ा सा तो थोड़ा सा बुक रीडिंग और मान लेना। ठीक है, समझ आ गया मेरे हिसाब से। आज हम करेंगे प्रकाश का, इसका जो प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, आयाम का फॉर्मूला क्या होता है, परिणामी तरंग का समीकरण क्या होता है, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होगी, संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होगी, कलांतर क्या होगा, बताने का सारी इसकी मैथमेटिक्स, इस इंटरफेरेंस की सारी की सारी मैथमेटिक्स इसके अगले वीडियो में अपन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।